चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, सभी लोग हिंदी मीडियम वाले ही हैं ना। विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963। कुछ जानते हैं इस एक्ट के बारे में? एलएलबी करके हैं आप सभी लोग, कुछ लोग एलएलएम भी किए होंगे, आई थिंक किए हैं एलएलएम, हो रहा है। चलिए, कुछ जानते हैं कुछ भी एसआरए के बारे में? नाम बता देता हूँ, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। जब आप नाम सुनते हैं तो कोई ना कोई पिक्चर, कोई ना कोई थॉट, कुछ विचार मन में आ रहा होगा। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। एक्ट का नाम सही लिखा है क्या मैंने? करेक्ट है? नहीं है करेक्ट। कभी भी सन के बिना एक्ट का नाम सही होता ही नहीं है, कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, बेयर एक्ट है सबके पास? चलिए बेयर एक्ट खोल लीजिए। बेयर एक्ट की कुछ दो चार चीज़ें आपको बता रहा हूँ, फिर मैं एक ओवरव्यू बताऊंगा, फिर वापस हम बेयर एक्ट पे आएंगे। डेफिनेशन क्लॉज से शुरुआत करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वालों सभी मेरे को सुन पा रहे हैं प्रॉपरली? ऑडिबल हूँ? ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है? कोई डाउट तो बताएं। ठीक है, कभी भी कोई भी एक्ट पढ़ो ना, शुरुआत करो तो बेयर एक्ट पे जब आप जाओ, डेफिनेशन क्लॉज पहली चीज़ जनरली हम पढ़ते हैं, उससे पहले हमें यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, क्या ये चार चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं, विनिर्दिष्ट, अनुतोष, अधिनियम, और इन चारों वर्ड को आप जानते हो क्या? ये 1963 क्या है आप बताइए? ये कौन सी सन है? ये तो सबको दिख रही है, कौन सी सन है? लागू हुआ। अगर लागू हुआ तो लागू हुआ कि इसकी डेट है 1 मार्च 1964। कौन सी है? 1 मार्च 1964। फिर ये कोई बता सकता है ये कौन सी डेट है? कोई एनीवन ऑनलाइन में भी? हाँ, जब ये बना। ठीक है, ये एक्ट इस सन में बनकर तैयार हुआ। कौन सी सन का एक्ट है ये? 1963 का। हर एक्ट जिस पे ईयर पड़ी हो, जैसे कि 1963 है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसी सन वो लागू भी हुआ हो। ठीक है, जैसे रीसेंट एग्जाम्पल, वैसे आज सब आप लोगों के लिए एक बहुत शुभ दिन है, जिस दिन आप शुरुआत कर रहे हैं। क्यों शुभ दिन है? कि अंग्रेज़ों के कॉलोनियल लॉ जो थे वो सारे हमने रिप्लेस कर दिए हैं, और आज ही से हम स्वतंत्र भारत में बनाए हुए एक्ट पढ़ेंगे। कौन कौन से एक्ट? तीनों के नाम कौन कौन बताएगा? नए वाले? आई गलत बता रहे हैं आप। बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए 2023 तीनों। ठीक है, चलिए लग गया मैम? चलिए फाइनली बेयर एक्ट हमारा आ गया है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था आपसे, मुझे मैं वापस बेयर एक्ट पे जाना बोर्ड पे, तो ये इससे रहेगा ना? वो तो इससे होगा ना, पहले ये करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक। उस पर भी जा सकते, ठीक है। ओके ओके, चलिए तो 1963 तो आई थिंक सबको क्लियर है कि इस दिन ये कानून बना था, लागू नहीं हुआ था, बना था। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये पूरा बेयर एक्ट आपके सामने खुल के आ गया। सभी के पास बेयर एक्ट होगा ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये 1963 का ये 47 दिख रहा है, ये इस नंबर को भी सभी लोग जानते हैं क्या? ये कौन सा नंबर है? एक्ट नंबर। इट मीन्स कि 1963 में जितने कानून बने, जितनी विधियां बनी, उसमें ये कौन से नंबर का था? जब एक्ट बना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है। चलिए, जब ये एक्ट बना। ठीक है, तो दो चीजें हमारी क्लियर हैं अभी तक। अब मैं वापस से, हाँ जी, तो मैंने जैसा कहा था कि पहले मैं इस नाम को क्लियर करूंगा तब आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो 1963 क्लियर है। अब बात आती है अधिनियम। इस चीज को कौन कौन जानता है? अधिनियम क्या होता है बताइए? सर वीडियो रुक रुक कर चल रहा है ऐसा? ठीक है, मैं कुछ करवाता हूँ, एक मिनट। बताइए, ये जो दूसरा वर्ड है, हमको हमेशा ऐसे पढ़ो पीछे से। ठीक है, तो ये जो है अधिनियम, इसको कौन कौन जानता है? क्या है ये अधिनियम? क्या है बताइए?
एनीवन? अच्छा, कॉमन सेंस से बताओ। कानून, वेरी गुड वेरी गुड, कानून। अच्छा, कानून जो होता है ये सिर्फ अधिनियम ही कानून होता है या और कुछ भी कानून होता है? जिसके पीछे लिखा है अधिनियम, एक्ट, सिर्फ वही कानून है कि इसके अलावा और भी कुछ कानून हो सकता है? बताइए। ऑर्डिनेंस वर्ड सुना है किसी ने? अध्यादेश। मैम इसमें कुछ इशू आ रहा है, वीडियो में देखिए जरा। अध्यादेश सुना है आप सभी ने? सुना है? क्या होता है? फॉर द टाइम बिंग होता है वो, ठीक है, पर्टिकुलर किसी टाइम के लिए होता है। मैम कुछ वीडियो में इशू आ रहा है, आई थिंक बच्चे कमेंट कर रहे हैं। ठीक, हाँ बोलते हैं रुक रुक कर चल रहा है ऐसा कुछ, देखिए काफ़ी सारे कमेंट आ गए हैं, ठीक है। तो भाई क्या होता है कि कानून होता है, ठीक है, लेकिन ये कानून और उस कानून में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ऑर्डिनेंस में और इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। ये हमारा एक लंबे समय के लिए, जब तक रिपील नहीं कर दिया जाता, परमानेंट समय के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो अध्यादेश होता है वो कुछ समय विशेष के लिए बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? जब सदन के दोनों सत्र जो हैं, दोनों जो हाउसेज हैं, वो सत्र में नहीं है, वो सेशन में नहीं है, वो बैठे नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उस ड्यूरेशन में हमें एकदम से ऐसी कुछ आवश्यकता पड़ गई देश में कि भाई कुछ कानून लाए जाने चाहिए, तो ये दोनों पावर जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी गई है, ठीक है। राष्ट्रपति को कहाँ दी गई है? अंडर आर्टिकल 123, और राज्यपाल को कहाँ दी गई? अंडर आर्टिकल 213। वेरी गुड, ठीक है। तो राज्यपाल, राज्य में अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन गई तो राज्य में बन गई तो राज्यपाल, और देश में है तो बना, तो वो भी एक कानून होता है। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई कानून होता है? आज बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल तसल्ली से सुनना, धीरे धीरे चलेंगे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है नहीं है, 7-8-10 दिन की क्लास में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए, सेकेंड थिंग है कि इसके अलावा और भी कोई ऐसी चीज है जिसको आप कानून मानते हो? और कोई ऐसी चीज को कानून मानते हो आप? भाई मैं अगर कहूं कि कल सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट आया है किसी पॉइंट पे, तो उसको कानून मानते हो आप कि नहीं मानते हो? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो भी कानून है, ठीक है। कई ऐसी चीजें हैं जैसे कि अरनेश कुमार की गाइडलाइंस आप सब लोगों ने सुनी होंगी सीआरपीसी में, अंडर सेक्शन 41, ठीक है। तो वो गाइडलाइन इतनी प्रभावी होती हैं कि आप उसके फर्दरेंस में, फिर क्या होता है, जो विधायिका है हमारी, जो संसद है, उसके फर्दरेंस में, उसके अग्रसरण में उसे कानून बनाना पड़ता है। तो वो भी इक्विवेलेंट टू लॉ होता है, कानून के समान ही होता है, ठीक है। अब कानून क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही बनाता है? हाई कोर्ट ही बनाता है क्या? हाँ, हाई कोर्ट के जजमेंट भी तो लॉ होते हैं, जब तक कि उसके कॉन्ट्रेरी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ना दे दिया हो। भाई किसी भी हाई कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दिया वो लॉ होता है, जब तक कि उसको काटने वाला, उसके विरोधाभासी, उसके कॉन्ट्रेरी सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दे दिया हो। इससे सहमत हैं आप लोग? सही बात है। अब बात आती है क्या सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के कानून से बाध्य होता है? हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के से बाध्य होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद के से बाध्य होता है क्या? अभी ठीक हो जाएगा, है ना, अभी ठीक हो जाएगा, बस अभी उन्होंने कुछ किया है हमारी टेक्निकल टीम में, ठीक है, ऐसा क्लियर है। तो भाई ये हम अध्यादेश अधिनियम है, 1963 का ये कानून है। अधिनियम क्या है? इसको बनाने की एक नियमित प्रक्रिया होती है, आर्टिकल अंडर 107 से लेके आपके 111 तक में पूरी प्रक्रिया बताई गई है, जिस प्रक्रिया के तहत कोई कानून बनकर तैयार होता है। अब आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक तो आपने सुना होगा विधेयक और अधिनियम, इन दोनों में डिफरेंस पता है किसी को? किसी को डिफरेंस पता है इन दोनों में? वीडियो का इश्यू आ रहा है थोड़ा सा। हाँ, जो पारित नहीं हुआ, क्योंकि आप देखिए संविधान में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है पब्लिशर्स क्या करते हैं, सिर्फ जो विधेयक है और उसी को क्या करते हैं, बिल को पब्लिश कर देते हैं, और स्टूडेंट्स पढ़े हुए जा रहे हैं। एक्चुअली ये मैं आप बीती घटना बता रहा हूँ आपको। मैं क्लास में बहुत पहले पढ़ता था, जब आपकी उसमें था, तो टीचर्स ने भी ध्यान नहीं दिया, स्टूडेंट ने भी ध्यान नहीं दिया, ऑर्डिनेंस पढ़े जा रहे हैं। तो उसमें से एक लड़का खड़े होकर बोला कि सर ये तो अभी बना ही नहीं है, ठीक है। तो हर ऑर्डिनेंस एक्ट बन जाए, क्या ये जरूरी है क्या? नहीं, कई लॉ पास नहीं भी हो पाते। तो जो बन गया
जो बिल है वो जब पास हो गया तो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, एक्ट तब हमारा ये कानून कहलाता है। चलो भाई, अब इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पे बात करेंगे हम कौन सी क्लास में, कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास में। ये तो बेसिक बना लेंगे। अब आती है तीसरा जो शब्द हमारे सामने है, वो क्या है भाई, अनुतोष। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलीफ। ठीक है, देखिए समाज कितना सभ्य है या नहीं है, क्या मानते हो आप, सभ्य है कि नहीं, है कि नहीं, हंस क्यों रहे हो बताओ, है कि नहीं, है क्या पूरा समाज सभ्य है, नहीं, हम और आप सभ्य हैं नो डाउट, लेकिन पूरा नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो कानूनों की जरूरत ही क्यों पड़ती। ठीक है, तो देखिए हर एक सभ्य समाज में कुछ रॉन्ग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कुछ रॉन्ग होते हैं। अब रॉन्ग दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका क्रिमिनल रॉन्ग, एक होता है आपका सिविल रॉन्ग। ठीक है, दांडिक विधियां हैं हमारे पास उसके लिए, और हमारे पास सिविल लॉज भी हैं। ठीक है, तो जब भी आपके साथ कुछ भी गलत होता है, तो देखिए फॉर एग्जांपल एक बीमारी है, आप बीमार होते हैं, तो बीमारी के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रीटमेंट, उपचार चाहिए है। ऐसे ही कोई भी रॉन्ग होता है, कुछ भी गलत होता है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए है, उसके लिए भी आपको कुछ ट्रीटमेंट चाहिए, उसके बदले में आपको कुछ उपचार चाहिए। क्या चाहिए, उपचार। उबी जस इबी रेमेडियम, एक मैगजीन सुनी है आप लोगों ने, उबी जस इबी रेमेडियम, इसका मतलब क्या होता है, जहां अधिकार है वहां उपचार है। क्योंकि भाई अगर अधिकार दे दिए गए और उपचार नहीं है, तो उस अधिकार का क्या हम अचार डालेंगे, क्या करेंगे, उसका कुछ नहीं करेंगे ना, यूजलेस है। इसलिए तो उबीजस इबी रेमेडियम यही कहती है कि जहां जहां कहीं भी किसी भी देश में किसी भी प्रकार के अधिकार आपको दिए जाते हैं, वहां वहां आपको उन अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए कुछ ना कुछ आपको रेमेडी, कुछ ना कुछ उपचार दिया जाएगा। जैसे एक बीमारी का ट्रीटमेंट होता है ना, ऐसी हर समस्या का समाधान होता है, उपचार होता है। और उस उपचार को इस अधिनियम हम क्या बोलते हैं, अनुतोष। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलीफ। भाई आपके साथ जो गलत हुआ उसके बदले में हमें कुछ उपचार चाहिए। भाई आप जब भी कोई भी, आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी या कभी भी आपने इंटर्नशिप की होगी, तो आपने देखा होगा कि लास्ट जो क्लॉज होता है, जब आप अपना प्लेन फ्रेम करते हो, वादपत्र तैयार करते हो एज एन एडवोकेट, तो नीचे एक जो हमारा क्लॉज होता है उसमें क्या होता है, अनुतोष। ऊपर पूरी समस्याएं बताओगे, भाई सामने वाले ने हमारे साथ ये किया, सामने वाले ने हमारे साथ वो किया, अब उसके बदले में आप चाहते क्या हो, तो वो जो चाहते हो ना आप, वही क्या है, अनुतोष। यहां तक क्लियर है, अनुतोष क्लियर है। चलो नेक्स्ट है हमारा विनिर्दिष्ट। सर कब तक सही होगा, मैम क्या इशू आ रहा है, देखिए जरा इसको, चल रहा है ना, उसी पे काम चल रहा है, हो जाएगा जल्दी। अब तो बहुत रुक रुक कर चल रहा है, ऑनलाइन में ये थोड़ा सा इशू तो रहते हैं। हो रहा है ना, काम चल रहा है उस पर, नहीं समझ आ रहा, हम इनको ना सुनाई नहीं दे रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है प्रॉपर। ठीक है, वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए। हाँ जी अनुराग जी, मैसेज तो आप तक पहुंच रहे हैं मुझ तक, बिल्कुल बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैसेज आपके। ओके सर, रुक जाइएगा जब तक ठीक नहीं हो जाता। ठीक है, 2 मिनट का वेट कर लेते हैं, है ना। ठीक है, देखिए इसीलिए कहते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस होता है। देखिए आप लोग यहाँ तक कष्ट करके आए हो, चल कर आए हो, ऑटो वोटो से, बाइक से, कैसे भी आए होगे, तो उसका कुछ एक्स्ट्रा तो रहेगा, रहता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। बट ऑनलाइन वालों चल रहा है काम आपकी इस पे भी, समस्या पे जल्दी सॉल्व हो जाएगी, सारी क्लास निकल जाएगी। अरे नहीं निकलेगी भाई, नहीं निकलेगी, वेट करो, रुक तो गया हूँ मैं। नहीं निकलेगी, 1 मिनट आता हूँ, मुझे पता करता हूँ क्या इशू है।
क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ इशू नहीं है ऑनलाइन। देखिए हम लोग 5 मिनट आप वेट कर लीजिए, रीस्टार्ट करेंगे क्लास, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा आप, ठीक है? तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, ठीक है? बस 5 मिनट का टाइम दीजिए, रीस्टार्ट कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट हो जाएगी। हम्म। हो गया? हाँ भाई, अब बताइए क्या कंडीशन है? क्या मैं ऑडिबल हूँ प्रॉपर? कमेंट करके बताइए फटाफट से, फिर शुरुआत करते हैं। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे क्लियरली? चलिए ठीक है, ठीक है। अभी बता रहे हैं कि ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, शुरुआत करते हैं। चलिए वापस से देखिए, थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, कोई बात नहीं, कभी कभी ब्रेक ज़रूरी भी होता है, ठीक है ना? लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेते हैं, वो वाला सिस्टम है, ठीक है? चलो, तो अब हम बात कर रहे थे, अनुतोष तक क्लियर था, रिलीफ तक क्लियर था सभी को। अब बात आती है ये विनिर्दिष्ट क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इट मीन्स, एक्ट का ही नाम है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। कुछ हमको विशेष प्रकार के अनुतोष दिए जाएंगे, स्पेसिफिक रिलीफ दी जाएगी। इसका सरल शब्दों में अगर मैं बात कहूं कि भाई सामने वाले के पास मेरी कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रखी हुई है, मुझे वही चाहिए है, ठीक है? जिसका वादा किया वो वही चाहिए, ठीक है? ए ने क्या कहा बी से कि मैं अपना मकान आपको 10 लाख रुपए में बेचूंगा। इसके लिए उन्हें क्या कर लिया? एक संविदा कर ली, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है? उन्हें कहा भाई ऐसा है कि 2 लाख रुपए एडवांस पकड़ो, बाकी के 8 लाख जब आप सेल डीड एग्जीक्यूट करोगे, विक्रय पत्र निष्पादित करोगे, तब मैं दे दूंगा, ठीक है? एक डेट फिक्स कर ली कि भाई इस दिन हम जो है अब क्या करेंगे, रजिस्टर ऑफिस में आएंगे दोनों के दोनों और साइन कर देंगे और मैं बाकी दे दूंगा, आप मेरा नाम रजिस्टर कर दोगे, ठीक है? अब उस ड्यूरेशन में बीच में था 2 माह का समय, 2 महीने का समय उस बीच में था, जब कॉन्टैक्ट हुआ तब से लेकर और जब एग्जीक्यूट होना था उस बीच में, ठीक है? अब इस बीच में एक सी नाम का व्यक्ति इसको अप्रोच करता है बी को, जनरली होता है ये, दैनिक हमारे जीवन में होता ही है। अब ये सी क्या बोलता है कि भाई ऐसा है कि आप क्या कर रहे हो शर्मा जी, 10 लाख रुपए में मकान बेच रहे हो, मैंने सुना है, ऐसे बहुत लोग होते हैं भाई, 15 लाख रुपए उसकी कीमत तो आपको मैं दे दूं आज, ऐसा होता ही है ना? जब बिचदा मतलब पहले कोई नहीं बोलेगा, जब पता है कि अब ये बिकने वाला है अब उसकी कीमत एकदम से बढ़ जाएगी, ठीक है? तो ये कहता अच्छा 15 में चला जाएगा क्या? कि हाँ बिल्कुल चला जाएगा, आप करवा दोगे सेल? हाँ मैं करवा दूंगा, मेरे पास तो ग्राहक है। तो ये पलट गया, क्या कहता है? भाई मैं अब नहीं कर सकता। क्लियर है? हाँ आप लोग, सर भी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए क्या है कि हम लोग, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हम प्ले करके देख रहे हैं दूसरे डिवाइस में, तो यहाँ तो प्रॉपर ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है। आप लोग एक बार अपना नेट का कनेक्शन वगैरह कुछ चेक करिए, है ना? आपका पर्सनल इशू हो सकता है ये, क्योंकि 39 लोग यहाँ पे ऑनलाइन हैं, मैसेजेस सिर्फ 2-4 लोगों के ही आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर 39 के 39 का प्रॉब्लम होती तो ये हमारे एंड से हो सकती थी, है ना? तो आप लोग देखिए आपका नेट का इशू भी हो सकता है, ठीक है? चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि भाई 10 लाख रुपए में बेचने की बात हुई थी। अब शर्मा जी के पास आ गए वर्मा जी, और वर्मा जी ने क्या कहा कि भाई ये तो 15 लाख का मकान है। तो शर्मा जी का दिमाग
ठनका और उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि मैं अब इसको नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो नहीं बेचूंगा तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये बहुत बड़ा भाई हो डॉन टाइप का, कहता है 2 लाख भी नहीं दूंगा, मकान भी नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, तो वो तो क्रिमिनल केस है, एक अलग बात है, ठीक है। अपन सिविल में ही रहते हैं, ठीक है। सिविल में ये कहता है भाई 2 लाख रुपए एडवांस पकड़ो, क्या कहता है, जो मैंने 2 लाख रुपए एडवांस लिए थे मैं वापस दे रहा हूं, और बाकी के थोड़े बहुत खर्चा पानी ले ले, जो तेरा है 2 महीने का ब्याज ले ले, इससे ज्यादा क्या करेगा। वो कहता है ये पकड़ 2 लाख मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे मकान चाहिए और 10 लाख में चाहिए। आया, तो इसके लिए जब वो कोर्ट जाएगा तो ये कौन सा अनुतोष चाह रहा है, वो विनिर्दिष्ट स्पेसिफिक, क्या कह रहा है, जिसका वादा हुआ वही चाहिए। और ये सिविल मूवेबल इमूवेबल दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति के पास, ठीक है, इसके एक दादाजी की वो थी, बहुत ही मतलब पुरानी एक दादाजी की घड़ी थी, 100 साल पुरानी, ये दोस्त था, इसने इसको दे दी रखने के लिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई मेरी घड़ी वापस दे दो, कहता है यार वो तो मुझसे खो गई यार, वो नहीं दे पाऊंगा, या मुझे ज़्यादा पसंद है मैंने अपने भाई को दे दी, ठीक है। पैसे बोलना कितने चाहिए, क्या बोल रहा है ये, पैसे बता कितने चाहिए, कितने की थी, 50,000 की थी, पकड़ 1 लाख। वो कहता है 50,000 की कैसे, मेरे दादाजी थोड़ी आएंगे 100 साल, वो टाइम मतलब आप उसको मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर भी आप स्पेसिफिक रिलीफ मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ विनिर्दिष्ट प्रकार के अनुतोषों की बात ये करता है। अब ये कौन कौन से विनिर्दिष्ट अनुतोष की बात करता है ये अधिनियम, ये आपको सामान्यतः 5 प्रकार के अनुतोष की बात करेगा, ठीक है। टोटल सेक्शन कितने हैं इसमें, 42। लेकिन आपको पता है एक बार छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि बताइए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 44 में क्या दिया हुआ है। अब आपने जब 42 पे एक्ट को एंड कर दिया तो आप कैसे बताएंगे कि 40, क्योंकि माइंड काम ही नहीं करेगा, कह रहा 42 ही तो थे, 44 आ कहां से गया। लेकिन लास्ट नंबर आज भी कितना है, कितना है, 44। डायरेक्ट में लास्ट खोल के देखो आप, 44 लिखा होगा, क्योंकि 43, 44 रिपील्ड हैं। बात आपकी सही है, सेक्शन 42 ही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 44 थे, 2 रिपील्ड हैं। अगर आपने लास्ट सेक्शन नहीं देखा है कि 44 36 में क्या लगा के आओगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, जबकि ऑप्शन एक क्या होगा उसमें, निरसन, क्या होगा, निरसन, रिपील का ऑप्शन होगा उसमें, क्योंकि 40 में क्या लिखा है, रिपील्ड है, ठीक है। तो माइंड को ऐसे चारों तरफ से ओपन करके चलना चाहिए। अब हम सबसे पहले, अब मैंने आपको जैसा कि आपसे कहा कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 5 प्रकार के अनुतोष आपको स्पेसिफिकली देता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो अनुतोष है वो है आपका स्थावर संपत्ति, नहीं मैं इसको स्थावर हटाता हूं, संपत्ति का, ठीक है, संपत्ति का प्रत्युद्धरण, क्या, संपत्ति का प्रत्युद्धरण, और सरल शब्दों में अगर मैं लिखूं तो ये तो लॉ की लैंग्वेज है, सरल शब्दों में वापसी, ठीक है। ये हमारा कहां से कहां तक जाता है, 5 to 8, ठीक है। अब ये संपत्ति भी कौन सी, स्थावर और जंगम। स्थावर के लिए कौन से सेक्शन, 5 and 6 और 7 and 8, ठीक है। सबसे पहला अनुतोष जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम देता है वो कौन सा अनुतोष है, वो अनुतोष है आपका स्थावर संपत्ति की वापसी। आप किसी भी संपत्ति के हकदार थे, वो इमूवेबल थी या मूवेबल थी, किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से उस पर कब्जा कर लिया है या आपको डिस्पोजेस कर दिया है, तो आप उसको विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की इन धाराओं में जाकर क्या कर सकते हो, रिकवरी करा सकते हो। रिकवरी ऑफ पोजेशन बोलते हैं, ठीक है, रिकवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है। ये डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो सेक्शन 6 है, ये सब जानते होंगे आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस इंटरव्यू और अपने प्रैक्टिकल यूज के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहला जो है वो ये है। इसके बाद में दूसरा अनुतोष जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम देता है हमें, वो है संविदाओं का
विनिर्दिष्ट पालन। ठीक है जी। दूसरा अनुतोष जो हमें देता है, जी बिल्कुल बताइए राखी जी। लेकिन सर टोटल पूछें तो सेक्शन 44 ही बताएं ना। देखिए मैं आपको बता क्लियर कर, बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन किया है इन्हें एक क्वेश्चन ये किया है ऑनलाइन वाले एक स्टूडेंट ने कि सर अगर क्वेश्चन मतलब एग्जाम में अगर पूछता है कि कितने हैं टोटल, तो मैं आपको बता देता हूं कभी भी ऐसा डाउटफुल क्वेश्चन वो पूछते नहीं है। अगर डाउटफुल क्वेश्चन पूछा तो उनको कैंसिल करना पड़ेगा। क्लियरली पूछ के चलेंगे कि भाई टोटल अगर एक्टिव सेक्शन पूछेगा, एक्टिव जो भी फोर्स में है तो 42 है, अगर लास्ट नंबर पूछ रहा है तो 44 है। क्वेश्चन क्लियर करके चलेगा, इस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए राखी जी, है ना। बिल्कुल सीमा सिंह जी ने लिख दिया है कि ये जो बात है वो कहां से कहां तक है, 9 to 25, 9 से लेकर 25 तक में संविधाओं के विनिर्दिष्ट पालन की बात करेगा कि किन किन संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन हो सकता है, किन का नहीं हो सकता है, क्या संविधाओं का भागिक पालन हो सकता है, ठीक है, कौन हकदार है कौन नहीं, ये सारी बातें 9 से 25 तक के बीच में हम पढ़ लेंगे। ठीक है। हाँ भाई, तीसरा अनुतोष कौन बताएगा? परिशोधन, लिखतों का, पूरा लिख लेना, लिखतों का परिशोधन। क्या? लिखतों का परिशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, लिखतों का परिशोधन, बिल्कुल ये आपका सेक्शन 26। ठीक है। चौथा अनुतोष, विखंडन, संविधाओं का विखंडन। क्या है? विखंडन, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सेक्शन 27 to 30। ये तीसरे प्रकार का अनुतोष है। सर स्क्रीन ब्लैक कर दीजिए प्लीज। अच्छा ऐसा ब्लैक कर दें क्या? ठीक है ब्लैक कर देते हैं। लो, पर ये सब वाइट हो गया, ब्लैक कर दिया तो चलो कोई बात नहीं, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। कौन सा पॉइंट लिखा था यहाँ? तीसरा ना, फोर्थ हाँ नहीं, अभी ये भी तो लिखा था ना, परिशोधन है ना। हाँ, परिशोधन और विखंडन। अब ठीक है जी, ये आपकी धारा जो थी वो थी आपकी 26, और ये कितनी थी? 27 to 30। अब पांचवा अनुतोष बताइए कौन सा है? लिखतों का रद्दकरण। कहां से कहां तक है भाई? सर 3 में क्या? हाँ 31 से 33, वेरी गुड। लिखतों का रद्दकरण, थर्टी 31 से 33। ठीक है। उसके बाद क्या है बताइए? घोषणात्मक डिक्री। कहां से कहां तक है? 34 and 35। इसके बाद कौन सा अनुतोष बच रहा है? व्यादेश, इंजंक्शन। ये कहां से कहां तक है? 36 to 42। ठीक है। ये कुछ विशेष प्रकार के अनुतोष हैं जो आपको यहां मिलते हैं। ठीक है। कैंसिलेशन सीमा सिंह जी, ये 31 to आपका 33 है,
और ये आपका 34 35 है और 36 से 42 तक में है, ये आपका विशेष प्रकार के दोष दिए गए। चलिए जी, यहाँ तक क्लियर। ये क्या है, ये एक पूरा फॉर्मेट है, ये पूरा प्रोफॉर्मा है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, इनको एक एक करके चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, रिपीट हुआ कभी नहीं पढ़ा जाता, लेकिन आपको नॉलेज में होना चाहिए। भाई उन्हें पूछ लिया कि 44 में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 44 रिपील्ड है, 43 रिपील्ड है, पढ़ना तो कभी नहीं है, ठीक है। जैसे सेक्शन 20 आपको पता है, ये चीज़ आपको पता होगी शायद, 2018 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है इसमें, ये चीज़ पता है आपको कि नहीं पता। स्पेशल रिलीफ में 2018 मेजर अमेंडमेंट हुआ है। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले ये था कि संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होता था, मतलब न्यायालय का विवेकाधिकार था। सेक्शन 20 स्पेसिफिकली मेंशन करता था डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि न्यायालय का विवेकाधिकार, संविदा का पालन करवाना है नहीं करवाना डिपेंड्स ऑन कोर्ट। लेकिन अब उसको हटा दिया, अब उन्होंने क्या कह दिया कि भाई जो है कि संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करवाया जाएगा। 3 परिस्थितियां बता दी उनने कि अगर 3 परिस्थितियां हैं तो उनमें आप मना कर सकते हो, लेकिन सामान्यतः जनरल रूल ये है कि आपको संविदा का पालन करवाना पड़ेगा। बिल्कुल देख पा रहे हैं रचना जी, आप तो मैसेज करते रहिए, बिल्कुल आपके मैसेज देख पा रहा हूं मैं, है ना, बिल्कुल आपके मैसेज देख पा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, अभी तक जो मैंने पढ़ाया, जो समझाया, कोई डाउट, कैसा भी डाउट मन में आ रहा हो, कुछ भी एसआरएस से रिलेटेड, एनीथिंग जो भी दिमाग में आ रहा हो, जो नहीं पढ़ाया वो भी एसआरएस से रिलेटेड, ऑनलाइन में 2018 में क्या बताता रहा हूं मैं, 2018 में बहुत मेजर अमेंडमेंट हुए थे। एक सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट जो हुआ वो यही हुआ कि कोर्ट का डिस्क्रिप्शन जो हटा दिया गया, अब कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग बना दिया गया कि आपको संविदा का विनिष्ठ पालन करना है। 3 परिस्थितियां बता दी गई, 3 सेक्शन मेंशन है सेक्शन 10 में कि उनके अधीन अगर आती है तो आप मना कर सकते हो, सामान्यतः आपको करवाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए मुझे, ये 2 वर्ड मैं यहां लिख रहा हूं, इसमें डिफरेंस अगर आप समझते हैं क्या? अरे क्या हो गया भाई तेरे को, ठीक है, इसको क्या हो रहा है भाई? इन 2 वर्ड में डिफरेंस समझते हैं क्या आप? क्योंकि मैंने अभी जो डिस्क्रिप्शन की जो बात करी, विवेकाधिकार की जो बात की, वो जो वर्ड है उसका इंटरप्रिटेशन यही नहीं, हर कानून में, किसी भी लॉ में, कोई भी कानून पढ़ेंगे ना आप, तो इन 2 वर्ड से आप डिसाइड कर पाओगे कि यहां पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है या कोर्ट का क्या है, बाइंडिंग है उसके ऊपर। तो अगर कहीं किसी कानून मैंडेटरी है सर, अब तो हाँ जी बिल्कुल अब मैंडेटरी है, ठीक है, शैल कोर्ट बाध्य है और मे कोर्ट का विवेक है। बहुत सुंदर तरीके से लिख दिया यहां पे, किसने लिखा है? अनुराग गुप्ता जी ने लिखा है, ठीक है। अगर कहीं भी किसी कानून में लिखा है द कोर्ट शैल, है ना, अगर आप हिंदी में ही बता देता हूं, हिंदी में क्या लिखा होगा? करेगा, और इंग्लिश हिंदी में इसमें क्या लिखा होगा? कर सकेगा। जहां पर लिखा हो कि करेगा, मतलब कोर्ट को खुद का दिमाग लगाने की पावर जो है, शक्ति जो है, विधायिका ने नहीं दी है। जो लिखा है वो करो, ठीक है। अगर लिखा है कि कोर्ट में कर सकेगा, अब यहां विधायिका ने क्या किया? कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया कि भाई हर मामले की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, कानून बनाते समय हम हर मामले को पिक्चराइज नहीं कर सकते, है ना, एक हाइपोथिकेशन कंडीशन हम फ्रेम नहीं कर सकते कि ये ऐसी ऐसी कंडीशन बनेंगी, है ना, एक जनरल लॉ बना दिया। अब हर केस टू केस चूंकि आपके सामने अलग अलग आएगा, तो एज अ प्रूडेंट पर्सन आप खुद का डिसीजन वहां पर लीजिएगा, तो वो ये वाली कंडीशन है। अब आ गया समझ? ये अमेंडमेंट मेजर हुआ है, तो पहले कंडीशन कौन सी थी? ये वाली 2018 से अमेंडमेंट से पहले, 2018 के बाद कौन सी हो गई? ये वाले, ठीक है। चलिए, हाँ जी, अब मैं वापस से डायरेक्ट पे आ जाऊंगा। अब शुरुआत करिए सभी लोग। देखो मैं आपको थोड़ा सा अब एक अप्रोच पे बात करता हूं, 2 मिनट सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है।
क्योंकि आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं शायद सभी की फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है कि आप सबकी ना? एसआरए की फर्स्ट है या वैसे भी फर्स्ट है? वैसे ही फर्स्ट ही होगा। एसआरए की फर्स्ट है, ओके। वैसे आप लोग ले रहे हैं, ठीक है ठीक। कौन सा बैच चल रहा है? हाँ अच्छा 1 जुलाई से है, मतलब आई थिंक दोनों मर्ज हैं इसमें, ठीक है ठीक। चलिए ओके ओके ओके। देखिए तो 3 स्टेप्स होते हैं, आप लोग जानते हैं। प्री मेंस इंटरव्यू जुडिशरी का, आईएएस का जो सिस्टम होता है वही होता है प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक है। सिविल जज में भी किसी भी स्टेट का जुडिशरी आप दोगे, 3 स्टेट होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि प्री में जो है, मैं आपको ये बता इसलिए रहा हूं कि हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे। तो जब भी आप प्री पर फोकस करते हैं, ठीक है, प्री आपके सामने है, तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए? प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पहला फोकस बेयर एक्ट पे होना चाहिए। ये चीज आप सब जानते हैं, ठीक है। बेयर एक्ट पे पूरा फोकस होना चाहिए। अब इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और पढ़ोगे नहीं, ऐसा नहीं है कि आप केस लॉस को बाइकआउट कर जाओगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। लेकिन मेन फोकस जो रहेगा वो बेयर एक्ट पे रहेगा। बेयर एक्ट की एक एक लाइन, एक एक चीज का इंटरप्रिटेशन आपको आना ही चाहिए, पहली चीज, ठीक है। मेंस के लिए तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारे तरीका पढ़ने का अलग हो जाता है। मेंस में क्या होता है? इंटरप्रिटेशन मांगता है। प्रीलिम्स में क्या होता है? फैक्ट्स मांगता है। आपको पता होना चाहिए कि 10 लाइन का जो बेयर एक्ट है, जो सेक्शन है, उसमें से कौन सा पॉइंट उठा के पूछ ले, वो पॉइंट आपको हाईलाइट आप करते हैं जब पढ़ते हैं तब, और फिर लास्ट टाइम पे आप उसको क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन मेंस के लिए आपको उस पर डिस्कशन करना पड़ता है। यहाँ से पढ़ लिया, फिर आप समझाओगे भाई, एक्चुअली पहले उसका इंट्रोडक्शन दोगे कि एक्चुअली ये है क्या, फिर लीगल प्रोविजंस बताओगे, आपकी अपना इंटरप्रिटेशन क्या है उस पर बताओगे, रिसेंट केस लॉ, लैंडमार्क जजमेंट, वो सब चीज़ें बताओगे, ठीक है। ये अप्रोच अलग अलग होती है, ठीक है। अब बेयर एक्ट पे अगर मैं वापस आ जाऊं, हाँ ना, समझ गया, ठीक है। आपकी एसआरए की फर्स्ट है, आई थिंक आप लोग उसमें भी थे, क्रैश कोर्स में थे क्या आप लोग? थे आप क्रैश कोर्स में? ऑनलाइन लिया होगा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलिए, क्रैश कोर्स में मैंने ही पढ़ाया था। चलो अब मैं बेयर एक्ट पे आ जाऊं। कोई नहीं, कुछ नहीं पूछना किसी को, कुछ पूछा करो, अच्छा लगता है। इंटरेक्टिव क्लास होती है कि हाँ भाई, नहीं तो प्रदीप मिश्रा जी की फिर कथा लगती है ना? सुनिए कि नहीं प्रदीप मिश्रा जी कथा? नहीं सुनी? कोई बात नहीं, बहुत फेमस हो गए हैं वो तो। चलो, तो हमने जो पढ़ा, ये चीज तो मैंने आपको बता दी। अच्छा हाँ, ये नहीं बताई, ये बता देता हूं। ये कौन सी डेट है, कौन जानता है? हाँ, जब ये, मतलब जिस दिन क्या हुआ था, कौन सी घटना हुई थी इस डेट को? इस डेट को कौन सी घटना हुई थी? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे, है ना? यानी जिस दिन कानून बनकर तैयार होता है, इसे कौन सी डेट बोलते हैं? इनेक्टमेंट या इन्फोर्समेंट? इनेक्टमेंट, अधिनियमित। ये क्या हो गया? इस दिन अधिनियमित हो गया, यानी कि इस दिन ये बनकर तैयार हो। ये वो डेट होती है जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है, कोई भी कानून बनकर इस दिन तैयार हो जाता है। अच्छा, अब आपके बाद में जो डेट आएगी वो ऐसे यहां से अभी हम पढ़ेंगे। इन जो लागू होने की डेट होती है, वो लागू होने की डेट आपको पता है 3 तरीके से होती है। डेट ऑफ एनफोर्समेंट 3 तरीके से हो सकती है, कोई भी बताएगा? एनीवन? कौन कौन सी 3 तरीके? कोई भी एक कानून के लागू करने के 3 तरीके होते हैं, बताइए। एनीवन? ऑनलाइन में भी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वेरी गुड, 3 टेंस बता दिए आपने अनुराग गुप्ता जी, बताइए। चलो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहला तरीका और एक जनरल तरीका और जो अधिकतर यूज होने वाला तरीका तो ये है, यहां लिखा हुआ है। कहां लिखा है? ये लिखा है, उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। यहां क्या डाल लेते हैं क्लॉज कि भाई उस डेट को लागू होगा जब राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार, जैसा भी हो सकता है, स्टेट का होगा तो केंद्र सरकार लिखा, राज्य सरकार लिखा होगा, और केंद्र का होगा तो केंद्र सरकार लिखा होगा, ठीक है। तो जब केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन निकालेगी और उस नोटिफिकेशन से जिस दिन जो उस नोटिफिकेशन डेट मेंशन कर दी है उस दिन से लागू होगा। जैसा कि हमारे इस केस में हुआ था कि बाद में नोटिफिकेशन निकाला गया और डेट फिक्स कर दी गई, क्या? 1 मार्च 1964, ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका इसका यह होता है कि इस लाइन को ना लिखते हुए यही लिख देंगे कि ये इस तारीख से लागू होगा।
आप लोगों ने कुछ एक्ट पढ़े होंगे जो पहले से पढ़ रहे हैं, तो इनमें से कोई ऐसा एक्ट है जो आपको पता है कि जो पहले से लिखा हुआ है? ऐसे कोई एग्जांपल बता सकते हो आप? कोई भी एग्जांपल जिस पे लिखा हुआ है कि ये इस तारीख से, बेयर एक्ट में ही लिखा है। एक तरीका तो ये है कि नोटिफिकेशन निकालेंगे, ये लिखा है। दूसरा, बेयर एक्ट में ही डेट दी है, आपके सिलेबस में है, बताइए। ठीक है, और आईपीसी में लिखा था क्या? क्या लिखा था? 1 जनवरी 1862। टीपीए में लिखा है क्या? 1 जुलाई। सीआरपीसी में लिखा है 1 अप्रैल, लिखा है। काफी सारे कानूनों में लिखा हुआ। दूसरा तरीका ये है, अब आपने कई बार ऐसा होगा, शायद सीपीसी, हाँ सीपीसी में भी लिखा है, वेरी गुड, सीपीसी में भी लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है, ठीक है। अब तीसरा तरीका जो है वो बहुत कम लोगों को पता होता है। आपने कई बार देखा होगा कि ना तो कोई नोटिफिकेशन आया, ठीक है, और ना ही ये यहां पर कोई डेट मेंशन है। फिर किस दिन से लागू हुआ मानेंगे आप? फिर किस दिन से उसको लागू हुआ मानेंगे? जिस दिन पारित हुआ। और ये बात कहां लिखी है, कहां मिलती है आपको? ये इंटरप्रिटेशन जब आप पढ़ते हो ना, तो वहां पे ये बात आपको मिलती, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि बताइए किन किन तरीकों से कानून लागू होता है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आ जाए बेयर एक्ट पे। अब ठीक है, देखो अब ये हो गया, ये डेट क्लियर हो गई, ठीक है। ये इनेक्टमेंट डेट है, इसको याद रखना। एक नंबर आपका 47 है, ये भी याद रखना। एक नंबर क्या है? 47 है। अब संविधान आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो क्या पढ़ते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। याद है क्या सबको? नहीं हो तो कर लेना, जरूरी है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कि संविधान में प्रीएम्बल दी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, प्रस्तावना या उद्देशिका, ऐसे हर एक कानून में, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, उद्देशिका जरूर होगी उस कानून में, ठीक है, प्रीएम्बल जरूर होगी, चाहे वो 1 लाइन की हो चाहे वो 10 लाइन की हो, लेकिन होगी जरूर। तो सबसे पहली चीज कि ये होती क्यों है, इसका उपयोग क्या है, क्या यूज है इसका? कोई बताएगा क्या उपयोग है इसका? एनीवन? इधर से भी, ऑनलाइन? उद्देश्य जानने के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है वो यही है कि भाई आपने क्या लेकर के, क्या मोटो था आपका एक्ट बनाते समय, उसका उद्देश्य समझने के लिए। उद्देश्य समझना क्यों है, क्यों समझना है उद्देश्य हमको? हम तो अंदर पढ़ लेंगे ना सेक्शंस में, जहां सजा है वहां सजा दे देंगे, जहां मुक्ति है वहां मुक्त कर देंगे। क्यों पढ़ना है उद्देश्य? इसलिए पढ़ना है कि जब भी आपको 2 प्रोविजंस में ऐसे ऐसे कंडीशन बने, समझ गए, कि भाई समझ नहीं आ पा रहा जज को कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, दोनों की तरफ एविडेंसेस आ रहे हैं, तो ने क्या कहा कि जब 50-50 का रेशो आ रहा है ना, तो वेट रख दो। ये वेट कौन सा? ये वेट यहां से आएगा। किसके बेनिफिट के लिए बनाया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉक्सो एक्ट है, ठीक है, किसके बेनिफिट के लिए? अभियुक्त के या विक्टिम के, पीड़ित के? पॉक्सो पीड़ित के। जे एक्ट है, किसके लिए बनाया गया? किसके फेवर के लिए? पीड़ित के या अक्यूज के? बताओ, जे एक्ट किसके फेवर के लिए? हाँ, दोनों के लिए। सर पॉक्सो, पीड़ित, जे अक्यूज के लिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उस एक्ट का मोटो क्या है? उसमें एक्ट में जब हेडिंग पढ़ोगे मोटो, तो 2-3 मोटो बताए गए हैं कि एक तो ये है कि जो अपराधी, जो किशोर अपराधी हैं, जो मेन मोटो उनको, क्योंकि उस एक्ट का उद्देश्य उनको सजा देना नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी भलाई के लिए ये है कि उसकी भाई 18 साल से कम का है, हो गया अपराध। अब 2 तरीके हैं, या तो बड़े बड़े अपराधियों के साथ जेल में डाल दो, तो आपने खूंखार अपराधी और तैयार कर दिया। अभी 16 साल की उम्र है उसकी, 4-6 साल 10 साल के लिए डाल, 10 साल बाद निकलेगा तो कितना खतरनाक अपराधी बन जाएगा वो।
तो भाई उन्होंने कहा गलती हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए, समाज के लिए एक और खूंखार अपराधी तैयार करो। एक व्यक्ति जीवन तो खराब करो ही, लेकिन और भी कितने लोगों को खराब करेगा जो अपराधी बन जाएगा। तो उद्देश्य हमेशा उनको सुधारने का होता है, ठीक है, सुधारने का होता है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे हम काम करते हैं, ये सब लोग आप जानते होंगे, है ना, सुधारात्मक, ठीक है, दंड की जो सिद्धांत है उस पर हम काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या बात ये आई कि मान लेते हैं उस एक्ट में कभी ये विरोधाभास हुआ कि भाई ये कोई प्रोविजन विक्टिम के फेवर में जाए या अक्यूज के फेवर में जाए, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये किसके फेवर के लिए बनाया गया है? समझ रहे हो ना? इस तरीके से आपको इसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है कि जब जब जरूरत पड़े तब तब आप उसका उपयोग कर सकते हो इंटरप्रिटेशन के, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं उद्देश्य का। कतिपय प्रकारों के विनिर्दिष्ट अनुतोष से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए, क्या कहता है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष से संबंधित लॉ को हम डिफाइन करना चाहते हैं और उसको संशोधित करना चाहते हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए कि संशोधित वर्ड अगर इसमें आ गया प्रियम्बल में, तो क्या इससे पहले कोई और लॉ था? भाई संशोधित किसको करोगे आप? जो है नहीं उसको संशोधित कैसे करोगे? वो तो नया बनाओगे ना आप। इट मींस कुछ तो था। तो कौन सा एक्ट था इससे पहले? 1877 का। कौन सा? 1877 का इससे पहले एक्ट था, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1877, ठीक है। उसमें ही हमने क्या कहा, उसमें और कुछ नए प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से कुछ संशोधन करेंगे और क्या करेंगे, उसको जो वर्ड्स हमारे छूट गए तो उसको हम क्या करेंगे, परिभाषित, ये उसका उद्देश्य, ठीक है। चलो, हाँ जी बताइए, कौन सा क्वेश्चन? आई थिंक थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल हो गया है। विकास लोडवाल जी, हाँ प्लीज़ अपना एक बार क्वेश्चन आप टाइप कर दीजिए दोबारा से। मैं शायद आपका क्वेश्चन देख नहीं पाया, वो एक्चुअली क्या ऊपर चले जाते हैं ना, बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो हाँ, एक बार दोबारा से टाइप कर दो। इसी अधिनियम को चाहे तो संशोधित भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आवश्यकता पड़ने पर इसको भी कर सकते हैं, ये तो जनरल रूल है, ठीक है। चलो जी, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब मैं यहां से पढ़ता हूं शुरू से कि यह अधिनियम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा। हर सेक्शन में, हर मतलब किसी भी कानून में आप देखते हो जनरली पहला सेक्शन है यही मिलता है आपको, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, ठीक है। तो ये हम पता ही है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष 1963 कहा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में एंड बाकी के लॉस के प्रीएम्बल में। क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है भाई, कॉमन सी तो बात है। डिफरेंस क्या है भाई? वहां पे प्रीएम्बल का मोटो बता, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का मोटो बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य बता रहा है कि उद्देश्य का क्यों बनाई गई, इसीलिए। और यहाँ पे पर्टिकुलर इस एक्ट का डिफरेंस बता रहा है। क्या कह रहा है? इस एक्ट का डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। हाँ बताइए भाई क्या है? चलिए लिखिए आप, तब तक मैं ये देख लेता हूं। तो भाई पहली चीज समझ में आई आपको, यह अधिनियम विनिर्दिष्ट अनुतोष 1963 कहा जा सकेगा, यहां तक तो क्लियर है। आगे देख लेते हैं। अब बात आती है एक्सटेंशन की। इसका विस्तार कहां है? संपूर्ण भारत पर है, ठीक है। ये तो क्लियर सा लिखा है, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा क्या? क्वेश्चन ये आएगा क्या? नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि संपूर्ण भारत पर लागू कब से हुआ? 31 अक्टूबर। किस एक्ट से? एक्ट का नाम बताओ। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, ठीक है। वो कब से लागू हुआ? 31 अक्टूबर। तो ये क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए, यह उस तारीख को प्रबद्ध होगा जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। कब से लागू होगा? जब केंद्र सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी, ठीक है। एक मिनट, इनके जरा बीच बीच में देखते रहो, इनको लगता है कि पूरा फोकस में इधर ही कर देता हूं। हाँ जी, ठीक है। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। कहना चाहिए कि सर उसको, हाँ केशवानंद भारती वाले केस में उसको पार्ट बना दिया। बात सही है आपकी कि भाई केशवानंद भारती केस आया था ना 1973 का, उसमें ये कह दिया था कि भाई पहले आया था इनरी बेरूवाली का केस था 1960 का, तो उसमें एक आ गया था कि वो पार्ट नहीं है, वो अलग से है,
पार्ट नहीं है तो इसलिए आप क्या कह सकते हो, उसमें संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन बाद में फिर डिस्प्यूट आया कि भाई पार्ट नहीं, वो एसेंशियल पार्ट है उसका, तो ये केशव भारती में कह देंगे। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड अनुराग गुप्ता जी। जम्मू कश्मीर वाले लाइन पर, जम्मू कश्मीर वाले में क्या है, देखिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, एक्ट का नाम नोट कर लीजिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से ये क्या हुआ, यहाँ पे जो पहले लिखा रहता था ना जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होगा, सामान्यतः सभी एक्ट में यही लिखा रहता था। अब सारे एक्ट आपको यहाँ मिलेगा। आप चाहो तो उस एक्ट को डाउनलोड कर लो, क्या डाउनलोड कर लो, और पीछे एक लिस्ट दी हुई है, उसमें उस पूरी लिस्ट दी हुई है ना, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कौन कौन से, और वो जितने भी उसमें से जितने हमारे सब्जेक्ट में, सब में नोट कर लो कि भाई ये है इस तारीख से हो गया। वैसे तो नया बेयर एक्ट है तो ऑटोमेटिक होके आ ही जाता है, वो कब से लागू हुआ, या नंबर 1 कब से लागू हुआ और किस अधिनियम के थ्रू लागू हुआ, तो उस एक्ट का नाम। ठीक है, चलिए सर, हम लोगों को एक दूसरे के मैसेज क्यों नहीं दिख रहे हैं कि कौन क्या पूछ रहा है। आपकी जो भी समस्या है आप मुझे बता दीजिए, मैं आज टेक्निकल टीम को बता दूंगा, तो कल ये समस्याएं नहीं रहेंगी। ठीक है, पहली समस्या मैंने नोट कर ली कि आप लोगों को एक दूसरे के मैसेज नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, और कोई समस्या ऑनलाइन में हो तो आप टाइप कर दीजिए, ठीक है, मैं टेक्निकल टीम को बोल दूंगा। चलो जी, अब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, मज़ा आ रहा है क्लास में, समझ में आ रहा है? मज़ा तो दूसरी चीज़ है, समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? चलो, अब हम पढ़ेंगे क्या, वाद्यता। क्या पढ़ेंगे? अरे नहीं करना भाई, कॉपी जा ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसको बना देते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? वाद्यता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेशन बोलते हैं, ऑब्लिगेशन, वाद्यता। तो सिंपल सी एक लाइन लिखी है कि वाद्यता के अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक कर्तव्य आता है। ठीक है सर, हमारा मैसेज आ रहा है? हाँ, मैसेज तो सबका आ रहा है जी, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। बस ऐसे बीच में तारीफ करते रहा करो, थोड़ा सा मेरा एक मोटिव और अंदर से आ जाता है, भर भर के आता है, फिर और अच्छा पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो, तो ये क्या कहता है, वाद्यता के अंदर क्या है, विधि द्वारा प्रवर्तनी हर एक कर्तव्य आता है। देखिए कर्तव्य बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ वो कर्तव्य विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो कि विधि द्वारा प्रवर्तनी। आप लोगों में से, जैसे क्रिमिनल की क्लास नहीं है, जस्ट उस जैसी कुछ बात चली इसलिए बात कर रहा हूं, ऑफेंस और क्राइम में कितने लोग डिफरेंस जानते हैं? ऑफेंस और क्राइम में। अब अपराध अपराध मत बोलना, क्यों हिंदी में दोनों का अपराध ही आएगा अगर गूगल करोगे तो, है ना। ऑफेंस और क्राइम में कोई जानता है? हाँ, तो ऑफेंस हो जाता है। ठीक है, और एनीवन, और कोई? हाँ, क्राइम जब तक, थोड़ा तेज बोलिए, एडवोकेट और जज बनने जा रहे हो, एडवोकेट तो हो ही, आप जज बनने जा रहे हो, नहीं तो वकील पता सुनेगा नहीं आपकी बात, साबित नहीं हो पाए। ठीक है, और कोई? और कोई नहीं? मैं बताऊंगा नहीं आज बताऊंगा क्राइम उसमें, क्रिमिनल की क्लास में ही। चलो कोई बात नहीं, ये पॉइंट्स नोट का, ऑफेंस इस टाइप का क्राइम विच इज डिफाइंड बाय एनी सेक्शन ऑफ एक्ट। ओके सर, ऑफेंस की ऐसा है, ठीक है। चलिए, तो बाध्यता क्या है? विधि द्वारा प्रवर्तनी हर एक कर्तव्य, कोई भी ऐसा कर्तव्य जिसको कानून के थ्रू हम क्या करा सकते हैं? प्रवृत्त करा सकते हैं। ठीक है, ओबिजस बी रेमेडियम, अधिकार है, उपचार नहीं तो मतलब का नहीं है। तो अब क्वेश्चन कहां से आएगा? पहली बात, क्या मेंस में क्वेश्चन बनेगा यहां से? एनीवन? मेंस में क्वेश्चन बन सकता है क्या? हाँ या ना? देखो, हर स्टेट का पैटर्न अलग होता है, अलग होता है। आप एमपी जुडिशरी में जाओगे, नहीं बनेगा, मैं लिख के दे सकता हूं, नहीं बनेगा। छत्तीसगढ़ में तो सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक पेपर होता है जजमेंट राइटिंग का, पता है सबको कि नहीं? सिर्फ एक पेपर में आप जज बन जाते हो। वहां 40-40 नंबर के सिविल का जजमेंट, 40 का क्रिमिनल का जजमेंट, 10-10 नंबर के ट्रांसलेशन, 80 नंबर चाहिए, लेकिन 100 में से 80 नंबर चाहिए, और प्री निकालने के लिए आपको 90 प्लस चाहिए वहाँ 100 में से 90 प्लस। लेकिन सिर्फ लॉ आता है, ना जीके ना इंग्लिश, कुछ भी नहीं। ठीक है सर,
ठीक है, चलो तो ये क्लियर है भाई बाध्यता के अंदर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जो कोई स्टेट ऐसी है जैसे कि राजस्थान है, अभी रिसेंट आप लोगों में आरजीएस दिया होगा, कैसा रहा? ठीक था? 70+ स्कोर कर रहा है कोई यहाँ पे जो बैठे हैं आरजीएस में? 70+ कोई नहीं कर रहा? चलो कोई बात नहीं, कुछ ना सही तजुर्बा तो होगा, क्यों? कुछ ना सही तजुर्बा तो होगा, अगली बार और अच्छे से लड़ेंगे, कोई बात नहीं। कभी भी फेलियर को लेकर ना कभी भी नेगेटिव मत हो। कहते ना कि वो स्वामी विवेकानंद, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। लगा लो, घर पे रहते हो तो अपने स्टडी रूम में, और रूम लेके रहते हो तो भी अपने वाले रूम में लगा लो स्वामी विवेकानंद जी का, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अक्सर असफलता का कारण वही होता है जब हम उस समय क्विट कर देते हैं जब हम सफलता के बेहद करीब होते हैं। एक इंसान है, कंटिन्यू प्री निकाल रहा है, कंटिन्यू मेंस लिख रहा है, इंटरव्यू में के बेचारा रह जाता है। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है, लास्ट 3 साल से उसके साथ ये हो रहा है। आपको पता होगा कि एमपी में क्राइटेरिया बदला है, मिनिमम 20 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, 50 में से उसको मिनिमम 20 मार्क नहीं दे रहे हैं पिछले 3 साल से। पता है कितने दे रहे हैं? 18.5, 19, 19.25। अगर उसको सिर्फ 20 नंबर देते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए उसको, तो जज बन जाए। लेकिन क्या करे, नहीं दे रहे। लेकिन क्या वो हार मानेगा? इस बार फिर उसका इंटरव्यू है, कभी ना कभी तो दोगे, चौथी बार है उसका, और प्री नहीं रुकता, मेंस नहीं रुकता, कंटिन्यू। हाँ जी सर, हिंदी मीडियम को लेकर टेंशन हो जाती है। नहीं, टेंशन की बात थोड़ी तो है हम एकदम मना नहीं करूंगा कि नहीं, नो डाउट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये बिल्कुल मत माइंडसेट बनाना कि हिंदी मीडियम वाले जज ही नहीं बन सकते। इतनी लंबी लिस्ट अभी यहीं लिख के दे दूंगा मैं अपने दोस्तों की। मैं नहीं बन पाया, वो एक अलग चीज़ है, थोड़ा सा किस्मत का भी रहता है, लेकिन बहुत लोग हैं हिंदी मीडियम वाले जज बनते हैं, टॉप भी करते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा अंतर रहता है, बहुत माइनर सा अंतर रहता है। माइनर सा अंतर ऐसा रहता है कि भाई इंग्लिश मीडियम वाले ने बढ़िया, अगर अच्छी राइटिंग है और मेंस में आंसर उसने लिख दिया और आपने भी बहुत अच्छा लिखा है, तो हो सकता है आपको 4.5 नंबर दे दे 8 में से, और उसको हो सकता है 5 दे दे। इतना एक आधे नंबर का अंतर आ जाता है। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा अंतर कोई नहीं आता। ठीक है, सर आप क्रिकेट के स्पीकर की तरह बोल रहे हैं, एक एक वर्ड बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ये क्या है, इसको मैं किस में लूं, कमेंट में कि कॉम्प्लीमेंट में? क्यों भाई, कोशिश तो कॉम्प्लीमेंट देने की है पर ठीक है, लहजा थोड़ा सा अच्छा था। चलिए, वेरी गुड। बाध्यता के अंदर विधेय प्रवर्तन कर्तव्य आता है, यहां तक कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट, व्यवस्थापन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्यवस्थापन इंग्लिश क्या बोलते हैं? सेटलमेंट। फिर से बोल रहा हूं, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम वालों से कॉम्पीट करना है तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल लकीर के फकीर मत बन जाना, अरे नहीं नहीं इंग्लिश की तरफ देखूंगा ही नहीं मैं, नहीं, ऐसा नहीं। बाइलिंगुअल डायरेक्ट होने चाहिए हमेशा, सबके पास बाइलिंगुअल होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हिंदी वाला। क्यों सर? अरे सर वो इतना मोटा आता है, महंगा आता है, फालतू में जो पढ़ना ही नहीं इंग्लिश तो क्यों लें? हिंदी वाला पतला आएगा, सस्ते में आ जाएगा, ऐसा मत करना। हमेशा हिंदी पढ़ो, साथ में इंग्लिश पढ़ो। 2 फायदे हैं, कॉन्सेप्ट जितना अच्छा इंग्लिश में क्लियर होता है ना, उतना हिंदी में नहीं होता। कड़वा है लेकिन सच है। ठीक है, क्योंकि मेन कानून सब किस में बनते हैं? इंग्लिश में। दूसरी बात, कोई भी एग्जाम देने जाओगे आप, जो पहले इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं ना 1 पेज के भर भर के, उसमें एक लाइन लिखी रहती है, क्या? अगर दोनों में कोई भिन्नता है, हिंदी में कुछ है, इंग्लिश में कुछ लिखा है, तो किसको सही माना जाता है? अब आपको इंग्लिश आती नहीं है तो कैसे करोगे? इतनी तो आनी चाहिए ना। इसका एक एग्जांपल बता देता हूं, छत्तीसगढ़ में एक बार आया था, सेक्शन 100। अच्छा, जैसे आकाश चोपड़ा कमेंट्री करते हैं, वेरी गुड, कॉम्प्लीमेंट है सर, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं कि भाई, क्या कह रहा था वैसे, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा। छत्तीसगढ़, सॉरी, छत्तीसगढ़ में क्या बता रहा था कि भाई वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कैसे आते हैं? किससे रिगार्डिंग बता रहा था मैं? ओके, सॉरी मैं थोड़ा सा। सेक्शन 100, हाँ, सेक्शन 100 में आपको पता है क्या एनआईए में क्या लिखा है? क्या बोलते, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। सेक्शन 100 में किसी को पता है क्या है? इंग्लिश में है प्रोटेस्ट और हिंदी में है प्रसाक्ष। क्या? प्रोटेस्ट और प्रसाक्ष। छत्तीसगढ़ वाले थोड़ा सा क्या करते हैं, इंग्लिश में पेपर बनाते हैं,
फिर अपने टाइपिस्ट को दे देते हैं, वो गूगल ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। तो गूगल ट्रांसलेट में जो सेक्शन 100 का जो आया क्वेश्चन ये था, भाई सेक्शन 100 में क्या है, तो इंग्लिश में तो लिखा था प्रोटेस्ट, और हिंदी में पता है क्या लिखा था आपको? प्रोटेस्ट का अगर आप गूगल करोगे ना, पता है क्या आएगा? विरोध। ये प्रोटेस्ट होते हैं ना चौराहे पे जो केजरीवाल जी बैठ जाते हैं लेके, प्रोटेस्ट, ये वो वाला प्रोटेस्ट, समझ में आया आपको? तो हिंदी में क्या लिखा था? विरोध। जबकि हिंदी क्या है उसकी, लॉ की लैंग्वेज में क्या है? प्रसाक्ष। आप विश्वास नहीं मानोगे, जो प्योर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट थे ना, इंग्लिश को बिल्कुल ऐसे तिरछी नजरों से ऐसे हटा देते, परे हट, देखना ही नहीं है, वो लोग, उनका पेपर गलत हो गया था इसकी वजह से। ऐसा ही एक एग्जाम्पल, ऐसे कई क्वेश्चन, उस बार बहुत गंदा पेपर आया था, मतलब टोटल हिंदी ट्रांसलेटेड थी गूगल से, तो बहुत गंदा था। तो इसीलिए हमेशा दोनों मोड में आप पढ़ा कीजिए, ठीक है। चलो, अब व्यवस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? सेटलमेंट। मेंस के लिए क्वेश्चन लिखवा दीजिए, लिखवा देना सर। हाँ, मेंस देखो, मेंस में क्या है आपको पता है, ये एक बुलेट नोट है, आप सबको दिख रही होगी। अच्छा, कैमरा यहाँ है, हाँ, ये बुलेट नोट सबको दिख रही है ना। आपको 3 टाइप के नोट्स मिलेंगे, जो पुराने उनको पता होगा, मिले होंगे, ठीक है। 3 टाइप के नोट्स मिलेंगे, एक आपको बुलेट नोट मिलेगी, ठीक है, एक आपको बुक मिलेगी, और एक आपको टेस्ट बुकलेट मिलेगी, ठीक है। तो अब बुक आपके घर पे पढ़ने के लिए, मेंस के आंसर बनाओ, उसमें से चीज़ें तैयार करो, एमसीक्यूज की टेस्ट बुकलेट प्रीलिम्स के लिए आप सॉल्व करो। ये आपको इसीलिए मिलती है कि यहाँ पे देखो, पहले ही क्वेश्चन, पहले ही पेज पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे मेंस के आपको, ठीक है। फिर आप इसके ये कुछ कॉन्सेप्ट, फिर आपके प्रारंभिक प्रश्न दिख रहे होंगे, ठीक है। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। आपको ये प्रीलिम्स घर पे जाकर सॉल्व करना है, क्योंकि टेस्ट बुकलेट में आपको पीछे आंसर की भी दी है, लेकिन इसके आंसर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ये आंसर आपको कहाँ से सॉल्व करने हैं? जो आपने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद जो मेंस के क्वेश्चन है, ये साथ ही साथ आपको लिखना है। क्या करना है? ये लिखना है। और ये लिखने का कभी भी कोई भी कोचिंग वाला, हाँ, आपको हमारे यहाँ से क्या होगा, एक मॉडल क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। वो मैं बता दूंगा, आपको चाहिए तो आप लाइब्रेरी में जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन मिल जाएंगे, मॉडल आंसर, ठीक है। मॉडल आंसर में आपको एक आइडिया लग जाएगा भाई कैसे क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, वो एक आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जब आप लिखेंगे ना, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, क्या हम लोग आपको सारे सब्जेक्ट के आंसर प्रोवाइड नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, बिल्कुल करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे होगा क्या? जब मेंस आएगा किसी भी स्टेट का, पाउजा लॉ अकेडमी के 200 स्टूडेंट, 600 स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट हैं, सब एक जैसा आंसर लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्योंकि बुरा मत मानना, हम स्टूडेंट्स लोग बड़े आलसी होते हैं, कुछ, सब नहीं होते, कुछ कुछ। अरे सर ठीक है ना, बढ़िया तो लिखा है, इतना अच्छा लिखा है, टीचर ने बनाया, हमसे तो अच्छा ही लिखा होगा, रट लेंगे उसको। वो नहीं करना। इसीलिए कभी भी कोचिंग, कोई भी कोचिंग आपको मेंस के आंसर प्रोवाइड नहीं करवाती, मॉडल आंसर दें। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूंगा कि भाई कल ये पहला क्वेश्चन लिख के लाना, मुझे चेक कराना, मैं गारंटीड कह सकता हूं कि 2 लोगों का भी क्वेश्चन डिट्टो सेम नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। सबकी लेवल ऑफ थिंकिंग अलग अलग है, सब अपना अलग दिमाग लगाएंगे, गूगल सर्च करेंगे, बुक में से देखेंगे, और भी कमेंट्री बुक आपके पास होंगी, रीसेंट केस लॉ सर्च करोगे, सब अलग अलग डालेंगे, अलग अलग लिखेंगे, तो यूनिक होगा कि नहीं आपका आंसर? इसीलिए, ठीक है। आ जाओ, व्यवस्थापन से, इसको सेटलमेंट बोलते हैं। पहली चीज तो ये है, क्या बोलते हैं? सेटलमेंट से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा यथा परिभाषित बिल अथवा क्रोड़ पत्र से भिन्न। क्वेश्चन कहां से बनेगा पता है आपको? कहां से बना क्वेश्चन? ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये छोटा सा बदमाश आदमी, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि व्यवस्थापन में क्या आता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्या नहीं आता है। तो क्या रखेगा उसमें? या तो विल रखेगा या क्रोड़ पत्र रखेगा। अच्छा, क्रोड़ पत्र जानते हैं आप लोग? कोडिसाइल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, कोडिसाइल। क्रोड़ पत्र कोई जानता है? बिल्कुल मिलेगी मॉडल आंसर से हेल्प, बिल्कुल। थैंक यू सर, ये बात किसी ने नहीं बताई। ओके, यू आर वेलकम। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, आंसर नहीं तो आप क्वेश्चन लिखवा दें। हाँ, क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, क्वेश्चन की आप टेंशन मत कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो भाई बता सकता है कोई भी कोडिसाइल या क्रोड़ पत्र क्या होता है? एनीवन? क्रोड़ पत्र क्या होता है? अच्छा, विल कौन कौन जानता है? विल क्या होती है? वसीयत। तो भाई फॉर एग्जाम्पल एक दादाजी थे बुजुर्ग, इन्होंने लिख दिया आवत पर्ची, आवरत पर्ची। आवरत पर्ची सही नाम जो उसका क्या है? आवरत पर्ची। भाई फॉर एग्जाम्पल कोई एक व्यक्ति है, उसने अपनी एक बिल तैयार करी, ठीक है।
कुछ चीजें एड ऑन करना चाह रहा है वो, तो साथ में जो एड ऑन करके जो पर्ची जोड़ दी जाती है ना, उसे ही बोलते हैं हम क्रोड़ पत्र, क्या, कोडिसाइल। ठीक है, चलिए। तो व्यवस्थापन से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में जो विल और क्रोड़ पत्र जो परिभाषित है उसके अलावा, यानी कि वो इसमें नहीं आता है। ऐसी लिखत अभिप्रेत है जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति के क्रमवर्ती हितों के गंतव्य अथवा न्यागमन को व्यनित किया जाता है या उसका व्यनित किया जाना करारित होता है। देखिए क्या होता है, सेटलमेंट जंगम या स्थावर संपत्ति का होता है पहली चीज। ठीक है, कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति था, उसके 4 बेटे थे। ठीक है, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, डिवॉल्व होती है। ठीक है, न्यागमत, न्याय के अनुसार गमन होता है उसका। आपने देखा होगा जब दादाजी हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपको क्या करवाना पड़ता है, म्यूटेशन होता है, नामांतरण की प्रक्रिया होती है, जो भी वारिसान है उनके नाम संपत्ति आ जाती है। ठीक है, अब उसका एक तरीका तो ये होता है भाई अपने अपने प्रॉपर्टी क्या करवा लिया उनने, पार्टीशन करवा लिया, सेपरेशन हो गया, अपनी अपनी यूज कर रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि भाई भाइयों में बड़ा प्रेम है, विशेष प्रेम है, उन्हें कि भाई ऐसा है कि पिताजी की प्रॉपर्टी है, इसको क्यों हम बिगाड़ें। ठीक है ना, 4 फ्लोर हैं, 4 भाई है, एक एक फ्लोर ले लेते हैं। ठीक है, या प्रॉपर्टी है कि भाई ऐसा है कि पिताजी की 4 कार हैं, कोई बात नहीं सेटलमेंट कर लेते हैं, भाई होंडा सिटी तू रख ले, रेंज रोवर मैं रख लेता हूँ, होंडा सिटी वाले रेंज रोवर कोई देगा नहीं, है ना, इक्विवेलेंट अगर है तो। ठीक है, तो ये जो ये जो किया जाता है इसी को क्या बोलते हैं, सेटलमेंट। यही तो व्यवस्था है, व्यवस्थापन। लेकिन व्यवस्थापन समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं सेटलमेंट बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा ना, इसलिए कई जगह इंग्लिश पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें याद सिर्फ इतना रखना है कि इसमें क्या नहीं आता है। अरे भाई सबके हो रहे हैं, वीडियो रुक गई सर। अच्छा अभी आ रही है सुषमा जी, अभी क्लियर है, बीच में रुक गई थी। ठीक है, अभी तो ठीक है ना। हाँ दोबारा बता देता हूँ, कुछ खास बात नहीं बताई है मैंने, सिर्फ इतना बताया है कि सेटलमेंट जो है, व्यवस्था जो है, व्यवस्थापन जो है, इसमें विल या क्रोड़पत्र शामिल नहीं आता, और इसके अलावा कोई भी ऐसी लिखत। भाई जो सेटलमेंट है एक तो ओरली भी हो सकता है, भाई मुंह से कह के भाई सीधा ओरली भाई ऐसा है भाई, लेकिन कल एक भाई पलट गया तो उसको क्या करते हैं, लिख के कर लेते हैं। तो वो जो लिखत है वही है, वही सेटलमेंट है। क्या किया उसने, जंगम या स्थावर संपत्ति क्रमवर्ती हिते, क्रमवर्ती हित मतलब इंटरेस्ट, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसमें लिख लिया हमने, तो वो क्या है, वो सेटलमेंट है। लेकिन क्या आता है, इससे ज्यादा आपको क्या रखना है, क्या नहीं आता है इसमें, क्या नहीं आता, विल और क्रोड़ पत्र। अब क्वेश्चन गलत होगा प्री में आपका, हो ही नहीं सकता। ठीक, नेक्स्ट है, इसमें ज्यादा देखो डेफिनेशन दी नहीं गई है, तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि डेफिनेशन भी बेरेक्ट में कई बार लोगों को परेशान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है न्यास, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रस्ट। ठीक है, एक अलग से न्यास अधिनियम बना हुआ है। क्रोड़ पत्र को समझा दीजिए सर। क्रोड़ पत्र ये होता है, आपने विल बनाई, किसी ने विल बनाई, ठीक है, विल में कोई चीज़ छूट गई तो उसके साथ में एक पर्ची जोड़ दी जाती है, आवर्त पर्ची भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसी पर्ची को आप कोडिसाइल इंग्लिश में, हिंदी में क्रोड़ पत्र कहते हो। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्या कहते हैं, क्या सर ऐसी नहीं, रजिस्ट्रेशन देखो, रजिस्ट्रेशन क्या है, आपको सेक्शन 17 और 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट की 2 धाराएं हैं। 17 कहता है कि भाई जो दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है उनका, ठीक है, और 18 कहता है जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन क्या है, वैकल्पिक है, आपकी इच्छा है चाहो तो करा लो। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से डील करता है। देखिए उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई 100 रुपये या उससे ऊपर की प्रॉपर्टी है तो फिर रजिस्ट्रेशन नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है वैल्यू पर। ठीक है, न्यास का वही अर्थ होगा जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 3 में है, और उस अधिनियम के अध्याय 9 के अर्थ के भीतर आने वाली न्यास प्रकृति की बाध्यता के अंतर्गत, बाध्यता इसके अंतर्गत आती है। तो उन्हें क्या कहा, उन्हें बताया नहीं कि न्यास क्या होता है, क्या कह दिया कि आपको न्यास पढ़ना है ना, जाओ बेरेट खरीद के लाओ, कौन सा वाला, न्यास अधिनियम 1882, उसके सेक्शन 3 को पढ़ लो। तो हमको भी नहीं पढ़ना, हमको बेरेट नहीं खरीदना, हमको क्या ध्यान रखना है कि कहाँ पे डिफाइन, क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहां पे, न्यास जानते हैं ना आप, न्यास क्या होता है,
भाई विश्वास के रिश्ते होते हैं। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस जानते हैं ना, हमने आप पे ट्रस्ट किया, आपने ब्रीच कर दिया, ठीक है। न्यास मतलब कोई भी ऐसा एक आपने दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि भाई, और जो न्यास जिसके फेवर के लिए बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी, क्या बोलते हैं, हितग्राही, है ना। तो वो न्यास होता है, और इसके भीतर आने वाली न्यास प्रकृति की कोई भी बाध्यता आती है तो उस अधिनियम के, देखो अध्याय 9 में कुछ बाध्यताएं बताई गई हैं। देखो न्यासी की कुछ बाध्यताएं होती हैं, मनमाना काम कर सकता है क्या, सेक्शन 11 अभी इसका आएगा। सेक्शन 11(1) ये कहता है कि न्यासी ने न्यास के भीतर रहते हुए, देखो न्यास मतलब कुछ शर्तें हैं उसके ऊपर, उसको प्रॉपर्टी का उपयोग करने का अधिकार होता है लेकिन एक लिमिटेड पॉइंट तक, ठीक है। आप सेक्शन 13 ऑफ टीपीए पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा है। न्यास निहित किया जाता है उसमें, प्रायर इंटरेस्ट किया जाता है अजन्मे व्यक्ति को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। तो वो क्या कर सकता है, जब तक जीवित है तब तक उस प्रॉपर्टी का यूज तो कर सकता है, लेकिन क्या वो उसको सेल कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसका बेनिफिशियरी कोई और है ना। कौन है बेनिफिशियरी, जो कि अजन्मा है। तो जब तक वो अजन्मा है वो, और ये अपनी लाइफ टाइम तक उपयोग कर सकता है, उसके बाद उसको देनी पड़ेगी उसको, ठीक है। तो बाध्यता इसको कौन सी आती हैं, जो उस चैप्टर के 9 में बताई गई हैं, वो बाध्यताएं इसमें आती हैं, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा न्यासी को। नेक्स्ट चलो, अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो हो जाता है वो ये है, ठीक है। अब देखो ऐसे अन्य शब्दों, अच्छा ये भी है, न्यासी के अंदर हर ऐसा व्यक्ति आता है जो संपत्ति को न्यासतः धारण किए हुए, जो होल्ड करता है प्रॉपर्टी को एज अ ट्रस्टी, ठीक है। ऐसे अन्य शब्दों और पदों के जो एतस्मिन पश्चात प्रयुक्त तो हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः समुदिष्ट हैं। उन्हें क्या कहा कि भाई ऐसा है कि हमने तो बस 4 डेफिनेशन दे दी हैं। क्यों दे दी ये भी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दी गई थी। डेफिनेशन का यूज जानते हो सब लोग, क्यों दी जाती है हर वेयर एक्ट में, बताइए। वेरी गुड, ठीक है भाई। यहां पे जो वर्ड आएंगे वो आगे कहीं ना कहीं एक्ट में यूज होंगे। ये 4 वर्ड हमने पढ़े ना, ये भी यूज होंगे आगे। अब आगे ये कहता है कि भाई 4 वर्ड तो हमने बता दिए, इसके अलावा अगर और भी कोई शब्द यूज हो रहे हैं और हमने डेफिनेशन क्लॉज में हम नहीं दिए हैं, तो आप उसका अर्थ कैसे समझोगे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है, क्योंकि ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट ही है। अब एक क्वेश्चन आता है प्री में कि क्या यह एक्ट, क्या यह अधिनियम एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब पूर्ण है, पूर्ण है या नहीं है, बताओ। नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण कब होता है, जब हमको किसी और अधिनियम का सहारा ना लेना पड़े, है ना। इसको इन्फोर्स कराने के लिए हमको एक्ट का सहारा लेना पड़ता है, तो इसलिए क्या नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है, पूर्ण नहीं है। ये भी क्वेश्चन प्री में बनता है। चलो ठीक है। ऐसे अन्य शब्दों ये हो गया कि जो परिभाषा काम आना जाएगा, इस एक्ट का नाम दे। ये क्वेश्चन यहां से भी बनता है, जो भारतीय संविधान अधिनियम में परिभाषित हैं वहां से आपको जो फर्क होने का, भाई हमने आगे वर्ड आएगा संविदा, क्या आएगा, संविदा। अब संविदा तो यहाँ डिफाइन नहीं है, क्योंकि संविधाओं का विनिश्चित पालन आएगा ना, तो संविदा तो डिफाइन नहीं है। तो नहीं, आप कहाँ जाओ, कहाँ पे डिफाइन है संविदा, कॉन्ट्रैक्ट के 2H में क्या है संविदा, विधि द्वारा प्रवर्तनीय कोई भी करार, कोई भी एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये व्यावृत्तियां जो है, सेविंग्स, ये इसी में है कि और भी कहीं आपने पढ़ा है कानून में, पढ़ा है क्या इससे पहले, बताइए। व्यावृत्तियां, सेविंग्स क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। हाँ, किसी और एक्ट की जरूरत रहा हो, समेकन वर्ड होता, हाँ वेरी गुड, ठीक है, समेकन वर्ड। चलो, तो अब हम क्या कह रहे थे कि भाई सेविंग्स जो है,
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर एक्ट में, लेकिन ज़्यादातर अधिनियम में आपको ये सेक्शन एक मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हम इस एक्ट के प्रोविजन से कुछ चीज़ों को सेव करके चल रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ जो है इससे बाकी के कुछ प्रोविजंस हैं उन पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सेविंग क्लॉज होता है, सामान्यतः सभी अधिनियमों में होता है। तो क्या कहता है कि एतस्मिन अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट पालन से भिन्न, क्या कहता है, विनिर्दिष्ट पालन से भिन्न अनुतोष के किसी ऐसे अधिकार से जो वह किसी संविदा के अधीन रखता हो वंचित करती है। ठीक है, पालन किसका कर रहे हो? संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन। ठीक है, अब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो आप यहां करा सकते हो, अब कोर्ट आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा रही। ठीक है, या फिर आप कराना नहीं चाहते, तो क्या आप अपनी संविदा में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जा सकते हो? क्या आप जा ही सकते हो ना, वही जनरल लॉ है। सिंपल सा रूल ये है, हर लॉ के लिए बता रहा हूं कि दो टाइप के लॉ होते हैं, एक जनरल लॉ होता है, एक स्पेशल लॉ होता है। तो ऑलवेज जो स्पेशल लॉ है वो जनरल लॉ के ऊपर क्या करता है? ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। क्या रखता है? ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। मतलब अगर कोई बात स्पेशल लॉ में भी लिखी है, कोई बात जनरल लॉ में लिखी है, तो हम किसको वेटेज देंगे? स्पेशल लॉ, क्योंकि नाम ही उसका क्या है? स्पेशल। ठीक है, ठीक है, तो ये कहता है कि एतस्मिन अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के सिवाय अर्थ नहीं समझा जाएगा कि विनिर्दिष्ट पालन से भिन्न अनुतोष के किसी ऐसे अधिकार से जो वो संविदा के अधीन रखता हो, यानी कि और कोई राइट उसको इस परफॉर्मेंस के अलावा अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अवेलेबल है तो उस पर कोई ये मना नहीं कर देगा, वो अपने जो राइट हैं वो इन्फोर्स अलग करवा सकता है। दस्तावेजों पर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1900 पर प्रवर्तन पर प्रभाव डालती है। ठीक है, अब उन्हें क्या कहा कि फिर वही 17 और 18 वाली बात आएगी रजिस्ट्रेशन एक्ट की। वही सेक्शन 17 में कोई बात लिखी है कि कोई दस्तावेज एक, जैसा कि अभी यहाँ पे पूछा था किसी ने, ठीक है, तो कोई बात लिखी तो वहां पर क्या है, अगर लिखा है कि भाई कोई भी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तो इस एक्ट की वजह से वो ऐसा नहीं हो जाएगा कि अब उसको छूट मिल जाएगी, वो आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अब आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट में रिक्वायरमेंट इसकी है या नहीं, वो आप रजिस्ट्रेशन एक्ट किसके साथ लेके चलो। इसीलिए तो मैंने कहा कि ये लॉ कैसा नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है, पूर्ण नहीं है। भाई कॉन्ट्रैक्ट की भी जरूरत पड़ रही है हमको, रजिस्ट्रेशन एक्ट की भी जरूरत पड़ रही है हमको, है ना। जब किसी एक्ट की जरूरत नहीं पड़ती तो एक्ट कैसा होता? पूर्ण होता, कंप्लीट होता। ठीक है, चलिए अब ये सेक्शन 4 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, प्री में तो यानी कितनी बार आया है, मेंस में भी इससे क्वेश्चन बना सकते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना जिन स्टेटों वहाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है, विनिर्दिष्ट अनुतोष का व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही अनुदत्त किया जाना, दंड विधियों के प्रवर्तन के लिए ही नहीं। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट एक लाइन को पढ़ो, जरा अपने अपने बैरेक्ट में पढ़ो और आपके मन में क्या थॉट आ रहा है इसको पढ़ के वो बताइए। इंटरप्रिटेशन करना ऐसे ही तो सीखोगे, पढ़ो। बैरेक्ट किस किस के पास नहीं है भाई? बैरेक्ट नहीं है आप लोगों के पास? है? अच्छा नहीं लाए, चलो कोई बात नहीं, कल से ले आना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच दुर्गा मिश्रा जी। हाँ जी, सोनी सिंह जी आपका मैसेज बिल्कुल शो हो रहा है मुझे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आप में से भी बोला करो, देखो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट में एक बात पूछता हूँ ना लाइन लगा देते हैं, मतलब मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ, इतनी स्पीड में ऊपर चले जाते हैं मैसेज। हाँ चलो कोई तो बताओ। हाँ, क्रिमिनल राइट्स के लिए नहीं है, और सिविल राइट्स भी कैसे? पर्सनल सिविल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकार, है ना। अच्छा क्यों है ऐसा? ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ये 10 लाख रुपए दूंगा, ये रखे हैं, 2 लाख रुपए पकड़ एडवांस। वो सी मेरा दुश्मन है, जाके दोनों टांग तोड़ के आया उसकी, और ये 8 लाख रुपए ले जा। ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। दूसरे दिन आके कहता है यार वो तो बाहुबली है, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, वो मेरी तोड़ देगा। ठीक है,
तो वो कहता है कि भाई मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया है, लिखित में कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो जाता है कोर्ट कि सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाइए, तो क्या कोर्ट कहेगा कि भाई टांग तोड़ के आओ? नहीं ना, क्रिमिनल के लिए हो सकता कभी भी। स्पेसिफिक रीफ जो है क्रिमिनल के लिए हो सकता, कहने कौन से राइट्स के लिए होगा? सिविल राइट्स के लिए। और सिविल राइट भी कौन से? पब्लिक राइट नहीं, पर्सनल राइट्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। तो सेक्शन 4 बहुत इजी है, पर पता नहीं क्यों एग्जाम जो पेपर बना उनका बड़ा फेवरेट सेक्शन है, बहुत फेवरेट सेक्शन है। प्रीवियस ईयर उठा के पूछना, देखना आप, इतना बार पूछा गया, हर स्टेट में पूछते हैं इसको। ठीक है, चलो जी, अब हमने फाइनली क्या कर लिया? जो प्रारंभिक जो भाग 1 था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जो 7 जो प्रकार जो मैंने आपको बताए थे, जो विशेष अनुतोष ये अधिनियम प्रभावित बताता है, वो हमने 7 प्रकार बताए थे। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा बताया था मैंने? दोबारा समझाएं प्लीज। क्या प्रफुल्ल जी बताइए, कौन सी चीज समझ नहीं आई? दोबारा समझा देता हूं। चलिए, टाइम भी हो गया, तो ये तो कल ही स्टार्ट करेंगे, है ना? 10:30 का टाइम था मेरे पास। पर्सनल राइट भाई, सब पहला पॉइंट है। हाँ ठीक है, ये पहला पॉइंट है। प्रफुल्ल जी, ये मैं इसमें ये समझाया था, सेक्शन 4 में कुछ भी नहीं है, बस ये कह रहा है कि जो राइट हैं, अगर सिविल राइट हैं, सिविल राइट हैं वो ही प्रवृत्त करवाए जा सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और वो भी व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब फॉर एग्जांपल आपने सरकार के साथ कोई समझौता कर ले, ठीक है, या पब्लिक इंटरेस्ट है उसमें ऐसी कोई समझौता कर ले, वो इस पे परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। ठीक है, व्यक्तिगत दो पक्षकारों ने व्यक्तिगत रूप से कोई समझौता करी है, उसका परफॉर्मेंस हो सकता है विनिर्दिष्ट, और क्रिमिनल का तो हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे और इसका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। देखिए, आई थिंक इसमें जो लेक्चर उनमें जो चीज़ें थी सारी हमने कवर कर ली हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ये नोट्स ले लेना। ठीक है, जिनको नहीं मिला है, जिनके फर्स्ट क्लास है, लाइब्रेरी से नोट्स ले लेना। और ये जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे जो कुछ प्रारंभिक क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीलिम के, ये सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इसके आंसर की नहीं दिए हुए हैं, क्यों? क्योंकि जो पढ़ाया है उसी में से है। ठीक है, और इसके अलावा ये पहले पेज पे मेंस के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से धीरे धीरे लिखना शुरू करिए। ठीक है, मटेरियल कलेक्ट करिए, कैसे मिलेगा? आपको बुक मिलेगी ये वाली। ठीक है, ये बुक आपको लाइब्रेरी से मिल जाएगी। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, कभी भी किसी भी एक चीज़ पर डिपेंड मत रहना। समझ रहे हो आप? आपको सबसे अच्छी सुविधा आज के ज़माने में हम और आप जो देख रहे हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ कौन सा बाबा? गूगल बाबा। एक लाइन बोल दो, 10 चीज़ें बता देता है। और उससे अच्छा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी है आपके पास, एक चीज़ बोलो ऐसे 1 सेकंड में पूरा मतलब प्रेजेंटेशन बना के दे देता है, समरी करके दे देता है 1 मिनट में। तो इतनी चीज़ें ईज हो गई हैं आजकल आपके लिए। लाइव लो जानते हैं? लाइव लो, लाइव लो डेली देखा करो भाई, पता चले, हो सकता है कई बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो होता था, पता चले अच्छा इस पर पढ़ा था मैंने, और पता चले कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रिसेंट जजमेंट दिया है, तुरंत नोट डाउन कर लो। और लैंडमार्क जजमेंट गूगल करो। ठीक है, बहुत कुछ मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा, नो डाउट, इस बुक में मिल जाएगा बहुत मटेरियल। लेकिन अपडेटेड रहो, चीज़ें ऐड ऑन करते रहो। जब भी क्वेश्चन लिखो ना, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कितने अच्छे से अच्छा क्वेश्चन में इसको लिखूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।